ब्रांड में अब हम बात करेंगे डोडला डेयरी की। 15 मई 1995 को कंपनी हुई थी शुरू। दक्षिण भारत की इंटीग्रेटेड डेयरी कंपनी है। देश में अगर देखें तो 11 राज्यों में इनका कारोबार है और आय का बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से आता है। तो क्लियरली साउथ इंडिया में इनका खासा प्रेजेंस है। वहीं विदेश में सिंगापुर, युगांडा और केनिया में भी इनका कारोबार है। कंपनी की मैनेजमेंट से आज हम जो दूध के बढ़ते हुए दाम है, उस पर बातचीत करेंगे। क्या कारण है, आगे किस तरीके की डिमांड ट्रेंड्स हैं, आउटलुक क्या है? चलिए स्वागत करना चाहूँगी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील रेड्डी डोडला हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो सर ये जो दाम बढ़ रहे हैं दूध के, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगी सर। किस तरीके का देख रहे हैं ऑफ राइज़ इन मिल्क प्राइसेज़ और आप भी क्या कोई प्राइस हाइक अब लेंगे आगे और अगर हाँ, क्या क्वांटम होगा? Thank you, Swati ji, for giving us an opportunity. प्राइस इंक्रीज तो नेक्स्ट क्वार्टर में देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का क्वार्टर हमारा फ्लश का सीजन होता है। ये बार फ्लश का असर उतना नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा सप्लाई का कंस्ट्रेन है। इसी हिसाब से प्राइसेस अभी तक कूल ऑफ नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से अब बाय मार्च अंडरस्टैंडिंग आएगा और अगर प्राइसेस कूल नहीं होंगे और बढ़ेंगे तो वी विल पास ऑन द प्राइसेस टू द कस्टमर। सो और 1-2 रुपया का प्राइस बढ़ने का चांसेस है। 1-2 रुपया और अ, बढ़ेगा सर। ये अगले क्वार्टर में आप बोल रहे हैं, अगले महीने? अगले क्वार्टर में, अगले क्वार्टर मार्च एंड में, जनवरी फरवरी जो होते हैं मार्केट थोड़ा सा सेल्स कम होते हैं क्योंकि वो सीजनैलिटी के हिसाब से हॉलिडे सीजन ज्यादा होते हैं। मार्च में अपटेक बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आइसक्रीम, लस्सी, बटर मिल्क सब प्रोडक्ट्स का भी बहुत ज्यादा अपटेक होता है। उस टाइम पे अगर मिल्क का पोजीशन इंप्रूव नहीं हुआ और हायर प्राइस पे करना पड़ेगा तो हम वो हायर प्राइस इंक्रीज को कंज्यूमर को पास ऑन करना पड़ेगा। ओके, श्योर, फेयर इनफ। तो अगले क्वार्टर में आप कह रहे हैं कि 1-2 रुपए और बढ़ सकते हैं दाम, जिस तरह से ट्रेंड्स दिखा रहे हैं। इस वक़्त डिमांड की आप बात जो कर रहे थे, किस तरह से डिमांड देखी गई है सर? अर्बन और रूरल डिमांड ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं? ऑफ कोर्स सीज़नैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बताया कि थोड़ा वीक रहता है क्वार्टर, बट डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे पिछले साल के मुकाबले इस साल? डिमांड एक्चुअली बहुत ज्यादा हो गया है। ऑल्दो हमने प्राइस इंक्रीजेस लिया है, डिमांड में कोई असर नहीं आया अभी तक। थोड़ा सा डिमांड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम का फर्क पड़ेगा क्योंकि हमारा एसकेयू साइजेस में भी पूरा प्राइस कंज्यूमर को पास करने के अलावा समटाइम्स वी आल्सो मैनेज टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द पैक साइज। सो उस हिसाब से थोड़ा सा डिमांड का म्यूटेशन होगा, बट ग्रोथ के हिसाब से क्वांटिटी का ग्रोथ अच्छा ही है प्रीवियस ईयर से और बिफोर कोविड टू करंट ईयर लेने से भी वी हैव गॉट गुड डिमांड इंक्रीजमेंट। ओके, कितना परसेंटेज सर क्वांटिफाई कर सकते हैं और आगे ट्रेंड्स क्या लग रहे हैं? मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ से तो भी क्वांटिटी ग्रोथ में के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से 7-8% ऑफ ग्रोथ क्या तो, सॉरी 7-8% ऑफ ग्रोथ तो आएगा ही। क्वांटिटी और ज्यादा भी हो सकता है मार्च के डिमांड के हिसाब से। वैल्यू वाइज तो और बढ़ेगा और वैल्यू वाइज विल क्रॉस द 12-13% का मार्जिन का क्रॉस हो जाए, आई मीन वॉल्यूम क्रॉस होगा। ओके 12-13% वॉल्यूम। बट सर क्लियरली ये अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड अगर अच्छी है और आप प्राइस हाइक भी आगे बोल रहे हैं कि आ सकता है, तो इससे जो मार्जिन्स हैं वो कितने बढ़ पाएंगे और जो 8% का लेवल है, क्या आप इसको बेटर करेंगे? आगे क्या आउटलुक लग रहा है मार्जिन्स को लेकर? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर क्या पोजिशनिंग होगी? बेसिकली फॉर दिस 8% जो हम ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, दिस इज एट द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ऑफ जब फ्यूल का प्राइसेस बढ़ गया, प्लास्टिक का प्राइसेस बढ़ गया और प्रोक्योरमेंट का प्राइसेस भी जब बढ़ा हुआ है। सो इन्वेरिएबली डेयरी इंडस्ट्री में अगर ये बार दूध का सप्लाई टाइट हुआ इसीलिए प्राइसेस बहुत ज्यादा है। नॉर्मली सीक्वेंशियली अगला सीजन में अगर फार्मर का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और थोड़ा सा भी करेक्शन आएगा मिल्क प्राइसेस में, वी टेंड टू मेक अ गुड मार्जिन। अब ये क्यों होता है कि अगर मिल्क प्राइस इंक्रीज लेना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा एक क्वार्टर पीछे रहेंगे, प्रोक्योरमेंट प्राइसेस स्टेबलाइज होने तक देखेंगे, उसके बाद हम कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। वो टाइम का जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर होता है। जब मिल्क का प्रोक्योरमेंट का प्राइसेस कम होता है उनका मुनाफा इंस्टेंटली कंपनीज को आता है, इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी रैपिडली इंप्रूव होता है। सो इट्स बेसिकली वो डिसाइडिंग ऑन द टाइमिंग। सो माय ओपिनियन अगला साल जब दूध अच्छा आएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी विल इंप्रूव मोर जस्ट बिकॉज ऑफ नो टाइम लैग एंड एबिलिटी टू पास ऑन द बेनिफिट टू द कंपनीज बॉटम लाइन।
ओके, फेयर इनफ, तो यहाँ पर उसका असर दिखेगा। श्योर सर। सर आप प्रोक्योर करते हैं और यू हैव योर इन हाउस फैसिलिटी सर? प्रोक्योरमेंट हमारा तो 100% फार्मर से होता है ना, वी और 98% के जैसा। अगर थोड़ा सा शॉर्टेज है तो मे बी द परसेंटेज विल कम डाउन टू 95 96, बट हमारा प्रोक्योरमेंट डायरेक्टली फार्मर के साथ होता है। दैट मींस कंपनी विल पे डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में पैसा जमा करता है, नॉट थ्रू एनी मिडिलमैन। तो दैट इज डन अक्रॉस ऑल आवर प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन, वेयर फार्मर को हम क्वांटिटी क्वालिटी का हिसाब जो देते हैं हर रोज देते हैं, और एवरेज 10 डेज के में एक बार पेमेंट डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में करते हैं। ओके, फेयर इनफ। सर किस तरीके का कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है? कैपेक्स क्या है अगले 2-3 साल में? जिस तरह से डिमांड ट्रेंड्स दिख रहे हैं, कंपनी की क्या ग्रोथ प्लान्स क्या है सर? So growth plans अभी कंपनी ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है। वी आर बिल्डिंग अ न्यू फीड प्लांट व्हिच विल कम इनटू ऑपरेशन बाय मार्च और अप्रैल। वो जो पहले हमारा फीड प्लांट था वो 2000 टन्स पर मंथ, अभी वी आर एडिंग कैपेसिटी बिटवीन 10 to 12,000 टन्स पर मंथ। वो एक नया आएगा। वी हैव ऑलरेडी अनाउंस किया हूं कि वी हैव आल्सो एक्वायर्ड अ स्मॉल यूनिट इन केनिया दैट वी विल रिवैम्प, एंड वो अगला साल में आएगा प्रोडक्शन में। उसके अलावा हमारा रेगुलर कैपेक्स होता है फॉर चिलिंग सेंटर एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिक्वायरमेंट का एक्सपेंशन। That will be an ongoing regular capex expansion that is around the tune of 40-50 crores होता है, so that will be a constant expansion। और M&A के लिए we always keep looking at opportunity, जब भी opportunity मिलेगा then we will take। other than that company's own organic growth के लिए ये दो आएंगे next year में, and not much more until ये stabilize होगा। we will not do another greenfield, but M&A जब आएगा depending on our requirements we will definitely be looking forward to acquire another unit। ओके, ओके। तो एम&ए की जो आपने बात की, मैं ये जानना चाहूँगी किस एरिया, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देखेंगे? क्या ये डोमेस्टिक एम&ए की बात करें, इंटरनेशनल, कहाँ पर आपको लगता है अपॉर्च्युनिटी अच्छी होगी? We will look at mostly domestic M&A. We're trying to strengthen our going down into the roots and strengthening our M&A as we go forward. We will be strengthening it in terms of the adjacent boundaries जो पहले आएंगे उसके लिए हम we will be our first presence and first importance that we'll give more than international M&A. International M&A जो कर रहे हैं, जो हमारा already existing था, we have a plant in Uganda and Uganda और Kenya में भेज रहे हैं। Now we are strengthening our operation by having our own plant in Kenya, which is what we are doing there, and it has been a good Africa has been a very good experience for us। हमारा return profile बहुत अच्छा है उधर, इसलिए हम थोड़ा सा strengthening कर रहे हैं उधर। But Indian M&A is where we'll concentrate more। ओके, इंडियन एम&ए। तो क्लियरली सर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ एक्टिव डिस्कशंस पे है कुछ कंपनीज के साथ, तो क्या वैल्यू एडिशन होगा इस एम&ए का? किस तरीके का पार्टनर यो आप देख रहे हैं कंपनी की? क्या एट्रीब्यूट्स है जो आप कंपनी की देख रहे हैं? और दूसरी कितना बड़ा एक्विजिशन की बात हो रही है, ये किस साइज क्या हो सकता है? वो इम्पोर्टेंटली इसको आप फंड कैसे करेंगे? So basically फंड करने के लिए हमारे लिए we're a debt free company, no working capital और long term debt, पूरा debt free company है हम। We have a strong cash presence in our books, so we will be using only internal accruals for acquisition के लिए, but we will not be requiring any funding। We might take any money or loan which we are getting because it makes a lot more financial no sense for us। अगर जो लोन का मिल रहा है it's coming at a very smaller price cost for us, and we're able to deploy that money better and get more margin out of it। But financially we don't need money। internal accruals के लिए भी बहुत ज्यादा है हमारे पास, we can manage with internal accruals। our second major thing of क्यों acquire करते हैं, we have 3 buckets of acquisition क्यों करते हैं। we look one at a replacement cost, अगर वो asset हमको उस एरिया में खरीद के रिप्लेस करने के तो कितना मिलेगा और टाइम कितना लगेगा और हमारे लिए क्या फायदा है। दूसरा फंडामेंटल इज रिटर्न ऑन कैपिटल दैट वी एम्प्लॉय, कितना साल में वो जो हम पैसा डालेंगे विद रिटर्न हमको कब आएगा। अगर वो स्ट्रेंथ लोकल पार्टनर पे है नहीं तो हमारे पास है, हम उसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसा वो रिटर्न आएगा। अगर वो अच्छा लगेगा हमको उसी हिसाब से हम लेते हैं। सो दैट इज अ बेसिक रूल ऑफ हाउ वी गो फॉर एक्विजिशन, एंड वी विल लुक एट एडजेसेंट बाउंड्रीज which also gives us that continuity of operation। जैसा कि अगर हम महाराष्ट्र में भी श्योर, प्रोक्योरमेंट में गए हैं, इंटीग्रेशन। पॉसिबल। So actively, though, we'll have always we keep getting some proposals, ma'am, but we have to wait and see how it works। सर आपसे क्विकली जानना चाहूंगी किस तरीके की ग्रोथ आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे देख रहे हैं? कितना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी रेवेन्यू और मार्जिन्स पे, और क्या आगे फोकस फ्रॉम द न्यू लॉन्चेस पॉइंट ऑफ व्यू उस पर ज्यादा होगा? वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हमारे लिए बिटवीन 27 to 28% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है अभी तक।
नॉर्मली क्या इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू एडिशन दिस ईयर थोड़ा सा और ज्यादा देखेंगे, 1-2% इन माय एस्टिमेट, क्योंकि ये समर हम जो देखने वाले हैं कि ये आइसक्रीम का डिमांड हो या इंडियन स्वीट्स, लस्सी, बटर मिल्क, लास्ट ईयर वेदर पैटर्न से वो थोड़ा सा म्यूटेड था। दिस ईयर आई थिंक वो नहीं होगा और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा उसमें। सो लार्जली स्पीकिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इंक्रीज ईयर ऑन ईयर तो दिखता है, लेकिन will it become 50-60%? उतना ज्यादा नहीं होगा। It will go by the increase of the 2% 1-2% every year. उसी हिसाब से it is going on. We think this year थोड़ा सा better होगा। न्यू लॉन्चेस सर किस तरीके के देखेंगे पाइपलाइन में, व्हिच इज गेटिंग यू गुड ट्रैक्शन? कुछ नए प्रोडक्ट्स पर आप फोकस करेंगे या कंटिन्यू करेंगे जो आप अभी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं? We will continue। वो जो लाइंस हमारे लिए, सो हमारे लिए वैल्यू एडेड का बाइफरकेशन होता है। फर्मेंटेड ड्रिंक्स जैसा लस्सी, बटर मिल्क या फ्लेवर्ड मिल्क विल बिकम अ बेवरेज, उसके हिसाब से फ्रोजन होगा, आइसक्रीम, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, इन दोस कैटेगरीज नया लॉन्चेस आते ही हैं, मल्टीपल फ्लेवर्स, डिफरेंशियल आएगा। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है क्योंकि आजकल हमारा घी का सेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैट थोड़ा म्यूटेड है। दैट इज हैविंग द इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल वैल्यू एडेड सेगमेंट का ग्रोथ थोड़ा कम दिखने में। अगर घी भी कंफर्टेबली अवेलेबल था तो और ज्यादा होता था, इसीलिए घी का जो डिक्लाइन हुआ है, it is being compensated by the other products and maintaining that and improvement of 1-2% और ज्यादा आने का उम्मीद है आने वाले ईयर में। अगर घी का प्रोडक्शन इंप्रूव होगा और ज्यादा होगा।